सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका हिंदी अध्यापक श्रीकांत सर हूं। चलिए बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम सीखने वाले हैं माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे जो पाठ है कवयित्री मृदुल जोशी जी ने लिखी है और इनका जन्म जो है 1960 में काठगोदाम में हुआ है। और इनका जो कविताएं हैं या रचनाएं हैं नारी चेतना के बारे में, साथ ही साथ सम समाज का निर्माण के बारे में, यानी समाज में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, हर क्षेत्र में लोग जाकर काम कर सकते हैं, उनके लिए कोई सीमा नहीं है, किसी भी क्षेत्र में जाकर वो लोग अपना परिचय दे सकते हैं, अपना कौशल जो है दिखा सकते हैं। वो कहते हैं उन्होंने बहुत प्रयास की है। कौन? मृदुल जोशी जी। नारी चेतना के बारे में, सम समाज का निर्माण, समाज में स्त्री और पुरुष दोनों की जो तुलना करते हैं तो दोनों समान हैं, किसी का कम नहीं, किसी का बड़ा नहीं है। यानी पुरुष ज़्यादा अपना अहंकारी घमंड स्वभाव जो दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री भी आपके जैसे ही काम कर सकती हैं, आपसे ज़्यादा भी। इस तरह से सम समाज का निर्माण करने के लिए वो बहुत प्रयास किए। कौन? कवयित्री मृदुल जोशी जी ने। तो यहाँ पर क्या बताई गई है, इस पाठ के अंतर्गत बताई गई है 1960 में उनका जन्म जो हुआ है, उनके बारे में एक बार लिखेंगे बोर्ड पर। मैंने कल जो बताया था उसके अंतर्गत आप लोगों को मैंने मृदुल जोशी जी के बारे में नहीं लिखाया था, बस कुछ ही लिखाया था समय के अभाव के कारण। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम इनके जीवन परिचय जो दिया गया है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, तो उसके बारे में एक बार जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दी गई है कवयित्री, तो कवयित्री यहाँ से लिखेंगे पूरा। ये नहीं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। कौन है? मृदुल जोशी जी। का जन्म 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में हुआ। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना, सम समाज का निर्माण, इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए, अर्थ की तलाश में,
क्षितिज से इन दिनों आदि। ये जो यहाँ पर कवित्री परिचय जो दी गई है, अब हम एक बार देखेंगे। कवित्री सुभद्रा, यहाँ पर कवित्री मृदुल जोशी जी क्या कह रही हैं। कवित्री मृदुल जोशी जी कह रही हैं 1960 में इनका जन्म हुआ है। 1960 में उत्तराखंड के काठगोदाम में इनका जन्म हुआ है। उत्तराखंड के काठगोदाम में इनका जन्म हुआ है। हाँ, उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड है। उत्तराखंड के काठगोदाम में इनका जन्म हुआ है। काठगोदाम में इनका जन्म हुआ है। इनकी रचनाओं का मुख्य विषय नारी चेतना है। बेटा क्या है? नारी चेतना है। सम समाज का निर्माण है। इनकी चर्चित रचनाएं समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी, गुम हो गए अर्थ की तलाश में, शब्दों के क्षितिज से इन दिनों, ऐसा इनकी जो कवि रचनाओं के बारे में दिया गया है। एक जो है इन दिनों है, दूसरा जो है शब्दों के क्षितिज से है, और यहाँ पर दी गए गुम हो गए अर्थ की तलाश में, समकालीन हिंदी काव्य में आम आदमी। और इनकी जो है रचनाओं का मुख्य विषय कौन सा है? नारी चेतना व सम समाज का निर्माण, यानी स्त्री और पुरुष दोनों अगर ये समाज अगर समझे तो यहाँ जो है स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। यहाँ पर वही बताया जा रहा है, स्त्री और पुरुष दोनों कौन सा है? दोनों समान हैं। और सम समाज का निर्माण करना है, दोनों को महत्व देना है, नारी को और पुरुष को। एक कॉइन में, यानी एक जो पैसा रहता है उस पर जो दो तरह के, मतलब दो तरफ जो होते हैं, एक तरफ जो है सिम का जो अशुभ चिन्ह जो रहता है उसके बारे में दिया गया जाता है, और दूसरा उसका मूल्य कितना, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, जो भी है उसका मूल्य दी जाती है। तो दोनों रहने से ही उसका मूल्य हम समझ सकते हैं, उसका मतलब यानी वैल्यू जो कीमत जो है उससे ही पता चलता है। उस जब ही मिलता है उसे, उसका जो कीमत है जब ही उन्हें मिलता है। तो यहाँ पर जो है अगर नंबर ना रहा, नहीं तो चिन्ह ना रही, तो उसका निरुपयोग होता है, उसका व्यर्थ हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है? समाज में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर है, स्त्री पुरुष दोनों रहना चाहिए, दोनों का समान महत्व है। अगर एक ना रहा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है। अब देखेंगे विषय प्रवेश। क्या है बेटा? विषय प्रवेश। विषय प्रवेश में स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। समाज में दो रूप है, जो समाज में दो रूप दी गई है। क्या क्या दी गई है? दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। कार्य में कुशल होते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं। दोनों भी, स्त्री और पुरुष दोनों भी कुशाग्र बुद्धि होते हैं, गुणी भी होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। तो बुद्धि से वो महान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। वेदों में स्त्री की तुलना किससे की गई है? देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ नारी का वास होता है, जहाँ, कहने का मतलब क्या है? घर में अगर नारी रही, घर में अगर माँ रही तो क्या बनता है? घर में सुख शांत रहता है, घर में लक्ष्मी आएगी, घर वाले सभी लोग बहुत अच्छी तरह से
रहेंगे। एक माँ के कारण होता है सब कुछ, यानी एक स्त्री के कारण। अगर घर में स्त्री रही तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, ये बताया जा रहा है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। वेदों में स्त्री की तुलना किससे की गई है? देवी से। देख सकते हैं हमारी जो भारत माता कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत माँ कहते हैं। तो देख सकते हैं अपनी धरती को भी स्त्री की रूप देखकर हम अपने धरती माँ को गौरव और सम्मान के साथ देख रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? हमारे वेदों में स्त्री की उतना महत्व दी गई है। कहते हैं जहां नारी का वास होता है वहां देवता बसते हैं। जहां नारी होती है, जहां स्त्री रहती है, वहां कौन बसते हैं? देवताएं बसते हैं। देवता बसना मतलब, कहने का मतलब क्या है? देवताएं रहते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। समाज में जो विषमता है, समाज में जो चेंजेस हैं, भेदभाव है, समाज में आज भी ऐसा विष फैल गई है समाज में। नारी अलग है या पुरुष अलग है, लड़का अलग है, लड़की अलग है, ऐसा विचार वे लोग रख रहे हैं। इस कारण तो यहाँ जो बताया जा रहे हैं, विषय प्रवेश मैंने जो दिया है बोर्ड पर, तो क्या बताया जा रहा है? माँ मुझे आने दे जो पाठ के जो विषय प्रवेश यहाँ पर मैंने लिख कर बताया, क्योंकि समय को बचाने के लिए मैंने पास करके आप लोगों के लिए लिखा था। कारण एक ही है, परीक्षा में ये 4 अंक में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो यहाँ पर क्या दी गई है? स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के 2 रूप हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समाज में जो शक्ति रहती है, समाज को चलाने वाले जो शक्ति रहती है, उसका अगर रूप रहा तो 2 रूप है। समाज को चलाने वाले मेरे ख्याल से पैसा जो होता है, पैसे के जो 2 रूप होते हैं, तो उसमें एक जो स्त्री होती है, दूसरा क्या है? पुरुष होता है। दोनों का समान महत्व है। दोनों कार्य कुशल, गुणी और बुद्धिमान होते हैं। दोनों भी कार्य में जो भी कार्य उन्हें दिया गया है, किसी क्षेत्र में भी, घर के देखभाल के बारे में अगर देखा गया, नहीं तो कोई अन्य क्षेत्र में भी अगर तुलना अगर की गई, तो दोनों में जो कुशलता होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, समान होता है। दोनों भी समान होते हैं। समाज के निर्माण में दोनों का समान महत्व है। समाज का निर्माण में दोनों का क्या होता है? समान महत्व होता है। वेदों में स्त्री की तुलना देवी से की गई है। वेदों में, यानी हमारे पूर्वजों ने जो लिखे हैं वेद, 4 वेद जो है, उसमें से अगर देखा गया तो स्त्री की तुलना किससे की गई है? देवी से की गई है। कहते हैं जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। वास होना मतलब क्या है? जहाँ नारी रहती है सुख शांति से, वहाँ कौन बसता है? देवताएं बसते हैं। लेकिन सामाजिक विषमताओं के कारण, समाज में जो विषमताएं हैं, जो डिफरेंसेस है, सोशल डिफरेंसेस, मतलब होता है सोसाइटी में ऐसे डिफरेंसेस क्यों हैं? मतलब बेटी अगर जन्म लिया है, बेटी बहुत सारे खर्च होता है पैसे, और जो है उन्हें दहेज में भी पैसे देना पड़ता है। तो इस तरह लोगों में ऐसे विचार जो थे दहेज के बारे में, और जो बेटी जो भी कमाएगी वो ससुराल में ही चले जाएगा, ऐसे जो विचार है, कुविचार जो हम कहते हैं साधारण रूप से, ये विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही हैं। भ्रूण हत्याएं मतलब होता है तो गर्भ में ही बेटी को मारना, उसे भ्रूण हत्या कहते हैं। ऐसी घटना है सामाजिक मानवीय अपराध है। ऐसा घटना है, क्या होता है? समाज में अपराध कह सकते हो उसे, ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है। ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे अपराध जो भी करता है, और अपराध को हम क्या करना है? समाप्त कर देना है। ये बात जो है
हमारे लिए कर्तव्य समझो, ये हमारे लिए ज़रूरी समझो। जो भी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, भ्रूण हत्या को रोकना जो विषय दिया गया है, तो भ्रूण हत्या के बारे में जो बातें यहाँ पर बताई गई है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि समाज का निर्माण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं। स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, समान महत्व है दोनों का। तो यहाँ पर वही समझा जा रहा है, सम समाज का निर्माण स्त्री और पुरुष दोनों रहना चाहिए। जितना पुरुषों का मतलब होता है मान्यता दी जाती है, उतना ही स्त्रियों को देना चाहिए, क्योंकि स्त्री हर काम में कम अगर तुलना की गई तो पुरुषों से समान है। कुशलता में, कार्य करने की जो कुशलता होती है उसमें, और बुद्धिमत्ता में वो समान है, ऐसा ये कह रहा है। चलिए बच्चों, जो कविता पाठ जो दी गई है पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, छंद मुक्त कविता जो है, अब हम उसे देखेंगे। माँ मुझे आने दे, डर मत माँ मुझे आने दे, पहलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरे किलक और टमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे की सिलवटों में सिमटा है, कभी कभी जर जाता है ओस की बूंदों सा, आंखों की खोरों से आने तो दे, दूर जाएगा सारा का सारा रुकीला एहसास, अड़कीला मिजाज जो चिपका है घर की सारी दीवारों, बंद दरवाज़ों खिड़कियों में, तेरी आँखों में तैरते समुंदर, ये आसमान के अक्स मैंने देख लिया है माँ। माँ जा सकती हूँ मैं दूर पार उस झिलमिलाती दुनिया में, ला सकती हूँ वहाँ से चमकीले टुकड़े, और तेरे सपनों के समुंदर की लहरों के तपेड़ों में ढूंढ सकती हूँ मैं मोती और सीपी और नाविकों के किस्से। कर सकती हूँ माँ मैं सब कुछ जो रोशनी सा चमकीला, रंगों सा चटकीला हो, पर आने तो दे, डर मत माँ मुझे आने दे। ऐसा छंद मुक्त कविता दी गई है। तो अब एक एक पंक्ति में पढ़ता हूँ, दोबारा से उसका जो भावार्थ है उसे समझाने का प्रयास मैं करूँगा। आप समझने का प्रयास ज़रूर करना है, ये आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, तो बराबर उसे निभाना है। पहला क्या दिया बेटा, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, तुम डरो मत माँ मुझे आने दो। कहने का मतलब क्या है, ये जो बेटी हैं ये माँ की जो फेज है, तो इसके अंतर्गत कौन है, बेटी है। तो ये अंधे की बिटिया जो पुकार रही है, माँ मुझे आने दे, डर मत माँ मुझे आने दे। इस तरह से वो लड़की कह रही है, मुझे आपके पेट से बाहर निकाल लीजिए। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, पालूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। तेरे आंगन में, घर के सामने जो हिस्सा रहता है, उस आंगन में, उस प्रांत में मैं क्या बनकर रहूँगी, हरियाली बनकर रहूँगी। देखिए हरा भरा जब वर्षा के ऋतु में जो श्रावण मास में जो होता है वो देखने लायक होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो घर के सामने अगर हरा भरा दिखाई दिया तो कहने का मतलब क्या है, घर पूरा सुख शांति से है, ऐसा एक चीज़ उससे हम समझ सकते हैं। तो वही कह रही है, मैं घर का जो सुख संतोष है मैं ला सकती हूँ, घर के आंगन में मैं हरियाली बनकर रहूँगी, ऐसा वो बताई है। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, तेरे आंचल में क्या बनकर रहूँगी, खुशबू बनकर मैं रहूँगी, खुशबू बनकर मैं क्या करूँगी, रहूँगी। मेरी किलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। किलक और टुमकते कदमों में, किलक यानी आउट क्राई जो कहते हैं, किलकारी ध्वनि कहते हैं, मतलब होता है रोते हैं बच्चे, क्या करते हैं भूख लगने पर और कुछ दर्द होने पर क्या करते रहते हैं, वो क्राई करते रहते हैं, रोते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। तो वो किलकारी ध्वनि जो कहते हैं, आउट क्राई, मतलब उसका दर्द को, दुख को, जो भावनाओं को
एक्सप्रेस करने के लिए, बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं रहते हैं। बस एक ही चीज़ रहता है, वो क्या है, रोना है। तो रोने के माध्यम से वो अपने भावनाओं को प्रकट करते रहते हैं। इसके बारे में यहाँ पर बताई गई है। तो और किलक और ठुमकते कदमों से मतलब होता है जो उधर इधर जो पाँव डालते हुए जब बच्चे चलता है तो अपने कदमों से हिलता हुआ जब चलता है, तो उनसे वो कह रहा है मेरे पैर आंचल में, मेरा पैरों में मैं घुंघरू बांध कर घर का जो सन्नाटा है, सन्नाटा मतलब जो साइलेंस है, निशब्द वातावरण जो है उसे दूर करूंगी, ऐसा वो अपनी माँ से कह रही है। चलिए बच्चों, अगली वीडियो में हम और अन्य पंक्तियों के बारे में पढ़ते हुए उसका भावार्थ भी मैं समझा दूंगा। इस वीडियो के अंतर्गत जो दी गई है मैंने बता दिया, और ऑब्वियसली समय के अभाव के कारण हम इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे गर्भस्थ बेटी, अनदेखी बेटी जो अपने माँ से डरने के लिए ना कहते हुए क्या क्या बातें बताई हैं। धन्यवाद।